का जो प्रीवियस लेक्चर्स में मास पुली वाला सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। जो मास पुली सिस्टम था वो कंप्लीट कर दिया। अब उस मास पुली सिस्टम के बाद कुछ और एग्जांपल्स हम कंसिडर करेंगे। एक जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, मतलब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार हम उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे सो दैट थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करो, और जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना तो बताना, उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, देखो आपका, और इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहले बता दें आपको ना, फास्ट इसलिए करेंगे कि ये एक तरीके से बस रिफ्रेशमेंट टाइप का है कि ये एक पुली वाला अरेंजमेंट है, एक तरफ ब्लॉक है और इधर भी एक पुली है, और ऐसे ये दो ब्लॉक्स हैं। इनमें इन सबका एक्सेलरेशन बताना है आपको। ये प्रॉब्लम आपको HC वर्मा के भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने HCV सॉल्व की होगी उनको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो मासेस का कुछ पता नहीं, बट कुछ ऐसा मान लो कि ये 2 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम का मास है, और ये लेट से 3 किलोग्राम का मास, या कुछ और मासेस कर देते हैं, इसको 5 किलोग्राम कर देते हैं, 5। इनकी एक्सेलरेशंस बतानी है आपको, इन तीनों मासेस की एक्सेलरेशंस। तो पुराने कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा फ्लो में आने तो पहले फ्लो में आ जाए, फिर हम नया टॉपिक उठा लेंगे भी। तो इनमें डिस्कशन ये हुआ था हम लोग का कि मास पुलिस सिस्टम चाहे जितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये कि सबसे पहले आप इन तीनों पे फोर्सेस ड्रॉ कर लो। तो 5 किलोग्राम वाले पर एक फोर्स आएगा, पहले कंस्ट्रेंट और फिर फोर्सेस, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर 50 न्यूटन की ग्रेविटी की फोर्स, यहाँ पर 1 इंटू जी यानी कि 10 न्यूटन की ग्रेविटी की फोर्स, और यहाँ पर 2 इंटू जी 20 न्यूटन की ग्रेविटी की फोर्स। उसके अलावा जब टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टेंशन फोर्स कैपिटल टी, 1 किलोग्राम के ऊपर भी कैपिटल टी, और आइडियल पुलिस के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो अगर इधर टी और इधर टी है तो सेंटर वाली पुली पर यह 2 टाइम्स ऑफ टी होगा, और फिर इस तरफ भी टेंशन फोर्स 2T। इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशंस को कुछ एज्यूम करते हैं इसके अंदर, है ना, कुछ एक्सेलरेशंस एज्यूम करते हैं। तो आज मैं सबकी एक्सेलरेशंस को डाउनवर्ड एज्यूम करूंगा। मैं ये मानूंगा कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी एक्सेलरेशंस नीचे की तरफ है। और ये पिछली क्लास में हमने समझा दिया था कि आप कुछ भी डायरेक्शन एज्यूम करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो और फाइनली आपको आंसर सही मिलेगा। तो जो भी मेरा एजम्पशन है उसके हिसाब से मैंने सब कहा था कि सबसे पहले वाले स्टेप पर जाओ और आप इसके अंदर A1, A2, A3 का रिलेशन निकालो। स्टेप 1 में इन सबकी एक्सेलरेशंस का रिलेशन फाइंड करें, यानी कि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को निकालते हैं। तो स्टेप याद करें क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर A1, A2 और A3 की कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ पर बनानी है मेरे को, है ना आहूजा जी। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर A3 के साथ A3 और T अपोजिट साइड पर आ गए, तो ये -T A3 टेंशन वाली मेथड से कर रहे हैं, और A2 और T अपोजिट साइड पर हैं तो -T A2, और ये A1 वाले इसमें देखेंगे तो A1 और 2T अपोजिट साइड पर है तो -2T A1 इक्वल टू 0। इसके बाद हो जाएगा A3 प्लस A2 प्लस 2A1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन जब बन जाती है उसके बाद अगले स्टेप पर हम न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। F इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशंस बनाते हैं। तो F इक्वल्स टू ma जब हम F इक्वल टू ma वाली इक्वेशन जब बनाओगे तो ये 5 किलोग्राम वाले के लिए, बिकॉज डाउनवर्ड एज्यूम करा गया है, तो 50 माइनस टी नेट फोर्स इक्वल्स टू 5 इंटू इसकी एक्सेलरेशन A3, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। 1 किलोग्राम वाले के लिए भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लिया गया है, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, तो 10 माइनस टी बराबर उसका मास 1 इंटू A2, और 2 किलोग्राम वाले के लिए भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए भी 20 माइनस 2T इक्वल्स टू 2 टाइम्स A1। ये हो गई आपकी चौथी इक्वेशन। यहाँ से A3 की वैल्यू, यहाँ से A2 की वैल्यू और यहाँ से A1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जाए। तो यही एक तरीका है, इसको बता दे रहा हूँ आपको। सब्स्टिट्यूट A1, A2
A3 इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा ना, A3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगा 50 माइनस टी डिवाइडेड बाय 5 प्लस A2, और A2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन से 10 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 A1। A1 को सब्स्टिट्यूट करो फोर्थ इक्वेशन से 20 माइनस 2 टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सॉल्व करने का पोर्शन बचा है, तो अब अपना आंसर दीजिए। हाँ जी प्रणव, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे, मल्टीपल पुली हो, मल्टीपल ब्लॉक हो, ये जो टेंशन वाला मेथड है वो हर जगह काम करेगा, इसीलिए मैंने वहां से स्टार्ट किया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही तरीका है, सो चाहे जितना ही कॉम्प्लिकेटेड मास पुली सिस्टम हो, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो कि मेथड बार बार यही होगा। पिछले क्लास के एग्जाम्पल देखो और आज का एग्जाम्पल देखो, मैंने कहीं पर भी अपना मेथड चेंज नहीं किया है। जो मेथड यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही मेथड हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपके पास अब सिर्फ ये बचा है कि यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर ली जाए, टेंशन की वैल्यू निकाली जाए। नेहल बच्चा देखो, विश्वास, विनायक, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। देखो आंसर में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाता है फिर। तो जो भी आपका आंसर है वो देखिए। सॉरी गुप्ता बच्चा, मैं उस पर आंसर पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। टेंशन आप यहाँ से कैलकुलेट करो, आपको जो वैल्यू मिलती है टेंशन फोर्स की, सेकंड इक्वेशन में उसको पुट करके A3 निकाल लो, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके A2 निकाल लो, और फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके A1 निकाल दो। आपके सारे आंसर कंप्लीट हो गए। बस मैं आंसर पे कोई कमेंट नहीं करने वाला भाई। आप कुछ भी लिखते रहो, मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन में एक्चुअली क्या होता है कि स्पीड स्लो हो जा रही है, तो मैं थोड़ा सा सिलेबस का भी ध्यान रखना है मेरे को, तो मैं जानबूझ करके कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखो एक और सिमिलर प्रॉब्लम है, देखिएगा इसको, अ सिमिलर प्रॉब्लम। HCV का 32, अच्छा ठीक है। वो बच्चा उससे देखो इंक्लाइंड प्लेन से मतलब नहीं है। देखिए HCV का जो 32 आप कह रहे हो, उससे जो है, शिवांश व्हाट्सएप करो, बताते हैं। अच्छा व्हाट्सएप कर दो, बताते हैं। व्हाट्सएप कर दो, मैं बता रहा हूँ। मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा सिर्फ, जस्ट अपना ना लॉजिक, बस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। हाँ जी बुग्धा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, जो भी नेगेटिव आ रहा है, तो जैसा आपका आंसर आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। तो मैं एक, ये फिगर है, ये बुक है इरोडोव, आई इरोडोव, ठीक है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ। फिगर ये है ना, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं बता दूं। जिनके पास अगर घर पे किताब हो, ठीक है जी, जिनके पास अगर बुक हो, तो ये प्रॉब्लम नंबर 72 है। आई इरोडो प्रॉब्लम नंबर 72, ठीक है जी। आई इरोडो प्रॉब्लम नंबर 72 अगर आपके पास है तो आप करें। प्रॉब्लम 72 है बच्चा, पेज नंबर 12 के आसपास है, ये पेज नंबर 12 के आसपास। और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए इस बुक को फॉलो किया है इस टाइम पर कि आपको ये रियलाइज कराना है कि अगर सही से सब कुछ पढ़ा गया हो तो कहीं पर कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा चीज। ये सिर्फ समझाने के लिए। शिवांश तो यही देख लो फिर यार, है ना। आप इसके बाद एक बार फिर से ट्राई कर लेना उसे, हो सकता है कि वो इस क्वेश्चन को करने के बाद शायद वो सही हो जाए आपका क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन करने के बाद हो सकता है कि अब दोबारा उसको, शिवांश तो एक बार करके देखो ना, क्या पता कोई वर्किंग करी हो हमने, कोई मिस्टेक करी हो। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट 2 है इसका मास m है, ऑब्जेक्ट 2 का मास m है, और ऑब्जेक्ट 1 का जो मास है वो इससे ज्यादा है, ईटा टाइम्स ज्यादा है, ईटा इंटू m है। ऑब्जेक्ट 1 का मास ऑब्जेक्ट 2 के मास से ईटा टाइम्स ज्यादा है, और यहाँ पर ये थीटा एंगल है। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन निकालने हैं आप, इन दोनों की एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट 1 की एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट 2 की क्या एक्सेलरेशन है ये निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2। लेकिन उस क्वेश्चन में जिनके पास बुक है
और नहीं है तो आप सिर्फ एक लास्ट पॉइंट देखना, ये क्या कह रहे हैं, लुक इनटू द पॉसिबल केसेस, लुक इनटू द पॉसिबल केसेस, इसमें यानी कि कई सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या क्या, सुनिएगा कंसेप्ट अब। इसमें कंसेप्ट क्या होगा, सबसे पहले बॉडी 2 पर इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, बॉडी 2 पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कैपिटल T, mg और कैपिटल T। यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट 1 वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स लगेगा जरा बताओ आप। ऑब्जेक्ट 1 वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या दिखाओगे। ऑब्जेक्ट 1 के साथ जो स्ट्रिंग है वहां पर टेंशन फोर्स T दिखाएंगे, T/2 दिखाएंगे कि 2 × T दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे ऑब्जेक्ट 1 वाली स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ क्लास ये कहती है कि ये 2 टाइम्स ऑफ T होगा। शाबाश, ये टेंशन 2 × T होगा। चलो एटलीस्ट एक कंसेप्ट पूरी क्लास को समझ में आया है। आगे बढ़ते। ऑब्जेक्ट 1 क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर है, हाँ जी प्रणव, तभी उन्होंने कहा है कि लुक इनटू पॉसिबल केसेस, इसीलिए प्रणव कहा उसको। ऑब्जेक्ट 1 जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर रहते हो तो mg को रिजॉल्व कर लेते हो यहाँ पर, और यहाँ पर mg इंटू कॉस थीटा, सॉरी mg इंटू साइन थीटा डाउन द प्लेन, और इधर mg इंटू कॉस थीटा, एंड देन एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये तो फोर्सेस का काम हो गया है ना, फोर्सेस का काम हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जब फोर्सेस डन हो गए तो उसके बाद अगले स्टेप पर क्या करेंगे देखिएगा। हाँ जी प्रणव, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ चलेगा। तो मुझे पहले से नहीं मालूम, ये चीज मैंने पहले भी एक न्यूमेरिकल में बताई थी कि ये जब तक न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होती ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ब्लॉक 2 नीचे चलेगा या फिर ब्लॉक 2 ऊपर चलेगा। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो जब ये डिसीजन ना ले पाओ आप कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ चलेगा, मतलब ब्लॉक 1 ऊपर की साइड जाएगा या फिर नीचे की साइड आएगा, ब्लॉक 2 किस तरफ आएगा, ये कंफ्यूजन है मेरे को। ये पॉइंट्स को लेकर के मैं क्वेश्चन के बीच में फंस गया हूं, मैं कंफ्यूज कर गया हूं। हाँ, अच्छा एक करेक्शन है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पर मास में यहाँ ईटा भी आएगा ना, क्योंकि इसके मास में ईटा टाइम से ज्यादा है, तो ये ईटा भी आएगा। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप एज्यूम कर लो ना, आप ये एज्यूम करो कि ब्लॉक 2 नीचे आएगा विथ A2 एक्सेलरेशन, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ब्लॉक 1 ऊपर चलेगा A1 से। ये मेरे एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये ऐसा ही होगा, मुझे मुझे कुछ नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये माना है कि ये नीचे आएगा, और मैंने ये माना है कि ये ऊपर जाएगा, एजम्पशन माना है। देव नहीं बच्चा, रुक जाओ, अब लिख दिया है ना। अब इसके हिसाब से अच्छा कोई बात नहीं। ओहो हो, एक मिनट, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है पढ़ने में किसी। ओके यार, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक गलती हो गई है क्वेश्चन रीड करने में। जो सेकंड ब्लॉक है इसका मास ज्यादा है, सॉरी, तो ये यहाँ से ईटा हटेगा, है ना, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। ब्लॉक 1 के मास में से ईटा को रिमूव करना है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में ब्लॉक 2 के मास में ईटा है। एक्चुअल क्वेश्चन में ब्लॉक 2 का जो मास है ना, वहां पर ईटा ज्यादा है, ब्लॉक 1 में नहीं है। कोई बात नहीं। तो आप पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, रिलेशन ऑफ A1 A2 कैसे निकालेंगे। तो T ऊपर और A2 नीचे, माइनस T A2। यहां पर A1 की डायरेक्शन, अरे ईटा एक सिंबल है यार, ईटा जस्ट एक सिंबल है, आऊजा उससे मत जाओ। A1 ऊपर की तरफ और 2T ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर प्लस प्लस 2T A1 इक्वल टू 0, यानी कि A2 बराबर 2A1। ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे की इक्वेशंस क्या बनेगी वो देखिए। आगे की इक्वेशंस में जो स्टेप 2 है वहां पर F इक्वल टू एम ए क्या बात आती है, F इक्वल टू एम ए वाला। तो ब्लॉक 2 नीचे की तरफ चल रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स ईटा mg माइनस टी
इक्वल टू इसका मास ईटा एम इंटू A2, सेकेंड इक्वेशन। जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है उसके लिए, इस पर ध्यान दो जरा, जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है ये ऊपर की तरफ चल रहा है ऐसे, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, अपवर्ड A1 से। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इस A1 के पैरेलल चेक किया करो, A1 के पैरेलल फोर्स कौन सी है। तो A1 के पैरेलल, हाँ जी अदिति, 2T माइनस उसके अपोजिट क्या है, mg साइन थीटा, इक्वल टू इसका मास m, A1, थर्ड इक्वेशन। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। हाँ। पलक देखो, अच्छा ये इसमें रेज करो। अच्छा पलक एक काम करो, अपना ना आप अपनी तरफ से रेज योर हैंड वाला ऑप्शन लाओ, तो एक बार बताते क्या दिक्कत है इसमें। मैं मतलब डिस्कशन मोड में चलना है, तो डिस्कशन मोड में चल करके इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। रेज योर हैंड वाला ऑप्शन अपना क्लिक करो, ठीक है। ये पलक करो भाई, जल्दी करो। मिला आपको रेज योर हैंड आउट ऑप्शन? नहीं मिल रहा क्या? होगा, ऑप्शन 100% होता है, सारे साथ होता है। एक काम करो, रुको बताते हैं। अच्छा चलो पलक जी अनम्यूट करो अपनी साइड से। हो गया? अनम्यूट हो गया तुम्हारी साइड? माइक लग रहा है या नहीं लग रहा है इसमें? वो भी नहीं है। हाँ बताओ। वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। ब्लॉक 2 में क्या कंफ्यूजन है, मतलब वो कंफ्यूजन बताओ, तो इसके हिसाब से मैं डाउट बता रहा हूँ। बट क्या कंफ्यूजन, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या है वहां पर? देखिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करो इसमें सभी लोग, क्योंकि स्टेप 2 जो मैं लिख रहा हूँ वो न्यूटन लॉ के हिसाब से लिख रहा हूँ कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब ये इक्वेशन लिखी जाती है ना स्टेप 2 वाली, तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन वाली फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, बड़ा फोर्स मानते हैं, और एक्सेलरेशन के अपोजिट वाली फोर्स उसमें से लेस की जाती है। तो एक्सेलरेशन A2, हाँ मतलब एफ वाई कि एक्सेलरेशन A2 नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान रहा हूँ, यानी mg इंटू ईटा को पॉजिटिव मान रहा हूँ, और उसमें से A2 के अपोजिट वाली फोर्स को माइनस किया जा रहा है, माइनस टी। ये हमारा टोटल फोर्स कहलाता है, कि टोटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड F हो गया। F का मतलब टोटल, नेट होता है ये, नेट फोर्स प्लस माइनस करने के बाद। और राइट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट 2 का मास लिया मैंने m इंटू ईटा और उसका एक्सेलरेशन, और यही चीज मैंने ऑब्जेक्ट 1 पर भी लगाई है। आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 से A2 की वैल्यू, तो वो आएगी ईटा mg माइनस टी डिवाइडेड बाय ईटा m, इक्वेशन 2 से A2 इक्वल्स टू 2, और A1 इक्वेशन 1 से, इससे थर्ड इक्वेशन से A1 की वैल्यू। फिर इसको सॉल्व करके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सिंबॉलिक है, ये m और m कैंसिल करोगे और बाकी अपना टी कैलकुलेट करोगे। तो इसका टी अगर हम कैलकुलेट करके देखना चाहें कि क्या बनेगा, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ईटा mg माइनस टी बराबर 4 ईटा इंटू टी माइनस 2 ईटा mg साइन थीटा। इससे टी की वैल्यू बन जाएगी ईटा mg, आप अनंत एक मिनट, टी की वैल्यू आ रही है ईटा mg और 1 प्लस 2 साइन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 + 4 ईटा, ये आ रही है टी की वैल्यू। और जब टी की वैल्यू आएगी तो टी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और टी की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उससे मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सेकंड इक्वेशन में जब इसको लेके जाएंगे तो ईटा एम जी माइनस कैपिटल टी, तो माइनस ईटा एम जी 1 + 2 साइन थीटा। हाँ जी प्रणव, एक मिनट बता रहे बच्चा, रुको। 1 + 4 ईटा, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें कई सारे लोग हैबिचुअल नहीं है सिंबल्स लगाने के, और इक्वल टू राइट साइड पर ईटा एम ए टू टी की वैल्यू रखने के बाद। अब इसमें होगा क्या, ईटा एम यहाँ से, ईटा एम यहाँ से और ईटा एम यहाँ से कैंसिल आउट कर जाएगा। उसके बाद बचने का है इसमें, इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा जी कॉमन हो जाएगा, 1 + 4 ईटा -1 -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 ईटा और इधर A2, जिसको कि थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाता है A2 इक्वल टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा A2 इक्वल टू जी 4 ईटा -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 ईटा, ये बन जाएगा A2। अब इसमें पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी का मतलब देखो क्या है, मैंने एक A2 निकाला है, अब A1 नहीं निकालूंगा, A1 अपने आप आ जाएगा, बिकॉज जब A2 आ जाएगा ना तो A1 भी आ जाएगा, A1 जस्ट उसका हाफ है, तो A2 कैलकुलेट कर दिया, A1 अपने आप आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर अगर 4 ईटा की वैल्यू, अगर 4 ईटा की वैल्यू 2 साइन थीटा के बराबर हो जाए, पॉसिबिलिटी का मतलब ये है। हाँ जी देव, अब देखो, अगर 4 ईटा की वैल्यू 2 साइन थीटा के बराबर आ जाए तो जिसका मतलब ये होगा कि A2 की वैल्यू 0 होगी। तो पॉसिबिलिटीज का मतलब समझो, पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है वो बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1 क्या है, पॉसिबिलिटी 1 है कि अगर अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ईटा के बराबर है तो यहाँ पर पूरा आंसर 0 आएगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो A2 और A1 दोनों 0 होंगे, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 2 ईटा है, लेस है यानी यहाँ पर वैल्यू कम है और यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, तो पूरा आंसर पॉजिटिव में आएगा, मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब जो मेरा ये एजम्पशन है, हमारा जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही एजम्पशन है, यानी कि ब्लॉक 2 नीचे चलेगा और ब्लॉक 1 ऊपर चलेगा, ये इसका मतलब होगा। तो अगर साइन थीटा लेस देन 2 ईटा है तो इसका मतलब जो ब्लॉक 2 है वो फॉल करेगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी वो ये है कि साइन थीटा अगर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ ईटा है, यानी कि यहां पर बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव के बाद वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस के बाद की वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई, तो ये पूरा नेगेटिव आंसर हो गया मेरा। और नेगेटिव आंसर मतलब कि बैड लक, A2 नीचे की तरफ नहीं मिलेगा आपको, ये गलत डायरेक्शन हो गया, रॉन्ग एजम्पशन हो गया, रियल में एक्चुअल में ब्लॉक 2 ऊपर राइज करेगा। सो ब्लॉक 2 विल राइज अप। अब इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है मेरा, मैंने ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इनक्लाइंड प्लेन की सिचुएशन में चलते हो, इनक्लाइंड प्लेन पर अगर आप दो ब्लॉक रखो, एक ब्लॉक इनक्लाइंड प्लेन पर और दूसरा हैंगिंग, एक हैंग करे और एक इनक्लाइंड प्लेन पर हो, तो ये इस एंगल पर डिपेंड करता है एक्चुअली। एंगल और इन दोनों मासेस का रेशियो, एंगल और इन दोनों मासेस का रेशियो उनके कंपैरिजन पर डिपेंड करता है
कि कौन सा ब्लॉक कौन से साइड पर मूव करेगा। फिर से बोल रहा हूं आपसे, कौन सा ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा, कौन सा ब्लॉक अपवर्ड जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? इसका डिसीजन किससे ले रहे हो आप? थीटा से, मतलब कि प्लेन कितना इंक्लाइंड है, प्लस ईटा से। और ईटा क्या है? ईटा इन दोनों के मासेस का रेशियो है। सो रेशियो ऑफ टू मासेस एंड दिस एंगल, रेशियो ऑफ टू मासेस and this angle will decide whether block 2 will move down or it will move upward, or it is also possible that the two blocks remain at rest. ये भी हो सकता है कि दोनों रेस्ट पे रहें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे ही रहें। इसीलिए उस क्वेश्चन में कहा गया है कि लुक इनटू द पॉसिबिलिटीज। मतलब ये एक तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कंसेप्ट बिल्ड करने की एक्सरसाइज है। अब सुनो, मैंने इसका सिंपल वर्जन देता हूं तुम्हें, इसका एक सिंपल वर्जन देखो, सिंपल वर्जन। सिंपल वर्जन क्या कह रहा है कि अगर थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर हमने एक मास m रखा है, यहाँ पर m1 रखा है, यहाँ से एक पुली है और इस तरफ सिर्फ m2 ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक, और ये दिया हुआ है कि ये रेस्ट पे है, गिवन है, गिवन दैट सिस्टम इज एट रेस्ट, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये दे रखा है आपको। फाइंड m1 बाई m2, क्या आंसर होगा यहाँ पर? ये क्वेश्चन में दिया है कि ये कहीं नहीं है, और न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन नहीं है प्रणव, फ्रिक्शन नहीं है, अभी फ्रिक्शन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूटन लॉ आपको माइंड में होना चाहिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, न्यूटन की फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तभी हो सकता है जब उस पर सारे फोर्सेस बैलेंस हों। ऑब्जेक्ट कोई भी रेस्ट पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, एनी ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट if all forces on that object are balanced। तो ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया। और अब इसमें क्या फोर्स होगा? यहां पर m2g, यहां पर कैपिटल T, यहां पर कैपिटल T, इसके कंपोनेंट्स, हाँ जी सेवन, m1g साइन थीटा, इसके कंपोनेंट m1g कॉस थीटा और नॉर्मल। यहां पर फोर्सेस को बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, न्यूटन के लॉज में ये है, तो बैलेंस करेंगे ना। तो m2 की फोर्सेस को जब बैलेंस करोगे तो T इक्वल टू m2g, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। m1 के लिए T और m1g साइन थीटा बैलेंस होंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। और इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा m1 बाई m2, वो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका आंसर है, दैट्स ऑल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मुझे बताओ कि अगर अगर m1 बाई m2 की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो? अगर m1 बाई m2 बड़ा है इससे, मान लो कॉसेक थीटा से ज्यादा है, इसके बराबर नहीं है, तो क्या तब भी ये रेस्ट पे होंगे? क्या तब भी ये रेस्ट पे होंगे? रिवर्स में चलो, कि पहले हमने रेस्ट पर मान लिया और मेरा ये कंडीशन आई। अब वाइस रिवर्स में चलो, कि जब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है तो रेस्ट पे तो होगा नहीं, तो कोई, अब m2 के बारे में बताओ क्या होगा? m2 नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? m2 के बारे में नहीं विनायक, यहां एज्यूम नहीं करना है, यहां पर कंफर्म हो जाएगा। यहां पर कंफर्म बता सकते हैं कि m2 किस तरफ जाएगा, जब आपको ये पता है तो। अगर आपको ये पता है कि m1 अपॉन m2 का रेशियो बड़ा है, मतलब मास m1 ज्यादा है, m1 बाई m2 बड़ा होने का मतलब m1 की वैल्यू बढ़ गई, ये मास इंक्रीज कर गया। ध्यान से लॉजिक लगाओ, देखिए m1 की वैल्यू बड़ी है ना,
यहाँ पे तो कंफर्म बता सकते हो। देखो इसमें क्या मतलब हुआ, इसको 1/sin थीटा लिखो, तो कुल मिला के क्या हुआ कि m1 sin थीटा इज मोर देन m2। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि g मल्टीप्लाई कर दें m1g sin थीटा इज मोर देन m2g, ये भी कर सकते हो। तो किस तरफ ज्यादा फोर्स है, m1g sin थीटा और m2g, देख लो कौन सी फोर्स बड़ी है इसमें से, इसके हिसाब से इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, इधर नीचे की तरफ डाउन द प्लेन ज्यादा फोर्स है, डाउन द प्लेन फोर्स ज्यादा है। तो ये कंफर्म है इस केस में कि m1 किस तरफ जाएगा, डाउन द प्लेन। और अगर m1 डाउन द प्लेन जाएगा तो m2, अगर ये डाउन द प्लेन है और आपस में ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो अगर ये नीचे चलेगा तो इसके बारे में कोई डाउट थोड़ी है कि कहाँ जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब मोशन होती है तो मासेस का रेशियो डिसाइड करता है कि ये ब्लॉक डाउन साइड पे चलेगा या फिर अप साइड पे चलेगा या फिर कहीं नहीं जाएगा। तीनों बातें होती है, ये आप इस रेशियो से डिसाइड करो। ठीक है, ये तो हो गए कनेक्टेड बॉडीज के एग्जांपल। हाँ जी विनायक, देखो सारे क्वेश्चन ना करो, अभी रेडोफ के सारे क्वेश्चन ही करने हैं। नहीं अनंत, फ्रिक्शन से नहीं बताना है, इसमें फ्रिक्शन नहीं कंसिडर नहीं है इसमें ना, बेसिकली एनालिसिस है इसकी। अब एक चलो अनंत, हाँ 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 फ्रैक्शन से बता सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं अब इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, बॉडीज इन कांटेक्ट वाले क्वेश्चन, ध्यान से करना है यार। अक्षांश स्यूडो फोर्स अभी नहीं करेंगे, स्यूडो फोर्स मतलब एक अगले लेक्चर में आएगा। अभी आप बॉडीज इन कांटेक्ट बहुत ध्यान से करना, कंसेप्ट बनाइएगा, कंसेप्ट खराब नहीं करना है। बॉडीज इन कांटेक्ट, तो पहले मैं ना एक सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, स्लोली चलेंगे इसमें, बहुत स्लोली चलेंगे। पहले एक सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, सिंगल ऑब्जेक्ट, एक मास m है, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, मान लो कोई फोर्स लगाई है 20 न्यूटन की, सिंगल सा क्वेश्चन है, और मास m जो है वो 2 किलोग्राम है, सॉरी 4 किलोग्राम, बस और कुछ नहीं है। कितना एक्सेलरेशन होगा इसका, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको। इसका इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कि एक 4 किलोग्राम के मास को 20 न्यूटन की फोर्स से अगर आप पुश करोगे तो कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, और फ्रिक्शन नहीं है इसमें। इससे आसान क्वेश्चन न्यूटन लॉ में चैप्टर में दुनिया में ढूंढते रह जाओ, कभी नहीं मिलेगा तुमको। और अगर इसका आंसर भी नहीं दे पा रहे तो भाई यार मतलब है ना, 5 आएगा, F इक्वल्स टू एम ए है, F इक्वल्स टू एम ए, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, मास 4 किलोग्राम है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म हो गया। अब ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट था, लॉजिक सुनते जाओ और देखते जाओ क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दो बॉडीज को रखेंगे, मतलब यहां पर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट वन और एक और ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए इन कांटेक्ट, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसका मास 4 किलोग्राम है और इधर वाले का मास 6 किलोग्राम है, और अब आप इसको पुश कर रहे हो और वो 20 न्यूटन है। तो ये दोनों कांटेक्ट में है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ए एंड बी आर इन कांटेक्ट। एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस में, इस केस में इन बॉडीज का एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड एक्सेलरेशन, पार्ट वन क्या एक्सेलरेशन होगा। और सेकंड पार्ट में एक और चीज बतानी है यार, कि ये दोनों बॉडीज आपस में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल एन बिटवीन ब्लॉक्स। तो कैसे करना है देखो, अब देखो अभी सभी के आंसर आ रहे हैं ना, और इतना ही आसान आगे वाला क्वेश्चन भी है, इतना ही आसान इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले जा रहे हो तो
ट्रस्ट मानो आगे वाले भी हो जाएंगे। हाँ अवेगना जी प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस समझते पहले यार, प्रोसेस। 6 किलोग्राम की बॉडी पर, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आप लोग के सही है, सुनना ध्यान से। 6 किलोग्राम की जो बॉडी है, ये जो 6 किलोग्राम की बॉडी है और 4 किलोग्राम की बॉडी है, तो ये जो 4 किलोग्राम की बॉडी है, ये 6 किलोग्राम की बॉडी को अपोजिट साइड पर एक नॉर्मल लगाएगी। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। तो बी वाले की ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर लेफ्ट साइड पुश करेगा और ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को फॉरवर्ड पुश करेगा एन के थ्रू, और ये दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से बराबर आएंगे। जितने फोर्स के साथ ए वाला बी को फॉरवर्ड पुश करेगा, उतना ही रिएक्शन बी की तरफ से ए को मिलेगा। तो ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस बराबर है। अच्छा, इस एन से कंफ्यूज मत करना यार, ये एन यूनिट है न्यूटन के लिए, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये यूनिट के लिए है। हाँ अनंत, अब बताओ क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट ए पर टोटल कितना फोर्स है। अगर कोई पूछे कि हाउ मच इज द टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए, 20 न्यूटन से हम लोग पुश कर रहे हैं इसको फॉरवर्ड, और बगल में ये जो ब्लॉक है, ये लेफ्ट पुश कर रहा है एन से। तो टोटल कितना फोर्स हुआ इसका, 20 - n, दो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स हुई, 20 - n। ये हो गया एफ, राइट साइड पर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 6 × a फर्स्ट। ये है ब्लॉक ए के लिए। अब बात करो ब्लॉक बी के लिए क्या होगा। ब्लॉक बी के लिए, ए के लिए तो हो गया, अब बी वाले के लिए आओ। बी वाले पर सिंगल फोर्स है, बी वाले पर सिंगल फोर्स है एन, तो उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, सिंगल फोर्स है वहां। अब एक ना 20 ऐड नहीं होगा, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या होता है, ये कंफ्यूजन मैं समझ रहा था, यहां पर आएगा। ऐसा लगता है कि ये 20 न्यूटन की फोर्स इसके साथ ऐड हो जाएगी, लेकिन आप समझो, अगर मैं किसी चीज को पुश करूंगा तो मेरे पास ना, अब वैसे तो ब्लॉक तो नहीं है मैंने, लेकिन कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट अपने पास रखे हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं। तो अगर मैं इस लॉक को पुश करता हूं, मतलब अगर मैं इसको, तो मेरी फिंगर टच किसको कर रही है, मेरी फिंगर इस बॉडी ए को टच कर रही है या फिर बॉडी बी को टच कर रही है, इसको ध्यान देना आप। तो अगर मैं पुश करूंगा ऐसे, अगर मैं धक्का दूंगा, ठीक है, तो मैं किसको टच कर रहा हूं, लॉक को या फिर इसको। तो मेरा पुश फ्रंट बॉडी पर है ना, मैं इसको टच कर रहा हूं। बोलो ना, अनंत बोलो भाई। सर सर वो गलती से हो गया था, सॉरी सर। तो अगर हम लोग इसको ऐसे फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसको धक्का देंगे, तो देखो एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जब आप धक्का दोगे तो आप इस लॉक पर फोर्स लगा रहे हो, इसके ऊपर नहीं लगा रहे हो। तो 20 न्यूटन इस बॉडी पर काम कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा है। हम इसको पुश करेंगे और ये आगे वाली बॉडी को पुश करेगा, चेन रिएक्शन बनता है, ये चेन रिएक्शन। हम इसको धक्का देंगे, ये आगे वाले को धक्का देगा। तो इसके अंदर इक्वेशन क्या बननी चाहिए आपको, क्या हम लोग इसको बी को टच करेंगे, अगर हम ए वाले को पुश कर रहे हैं तो क्या बी वाले को टच कर रहे हो आप, इसको तो टच नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इसको टच ही नहीं कर रहे हो, तो हमारा 20 न्यूटन का फोर्स बी वाले में काउंट नहीं होगा, बी वाले में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बी वाले में फिर कौन सी फोर्स को काउंट करेंगे, बी वाले में सिर्फ ये एन काउंट होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ जी सिमर, और इक्वल टू 4 × a, दैट्स ऑल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं यहाँ से। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनमें से ए भी सॉल्व हो जाएगा और एन भी सॉल्व हो जाएगा। और आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर आपका आएगा ए इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 8 न्यूटन। ये इसका आंसर है।
हाँ जी शिवांश, बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो जानते हो क्या, एनालाइज करने में दिक्कत होती है ना। बोलो आयुष। तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा? भैया एक काम करो, ये लो, है ना, बिल्कुल सही डाउट है, हम तुम्हारे सामने ये कर रहे हैं। अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये बताओ कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है, बॉक्स की लॉक, या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। तो जब साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर होगा। आंसर एक चीज और, अगर ये जो 20 न्यूटन का पुश है ये नहीं होता, तब भी हम्म, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता, और नहीं तब होता। भी। तब भी नहीं, तब नहीं होता, क्यों होता? क्यों नहीं सर? देखिए ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, आप इनको रख दो और पुश ना करो, तो प्रैक्टिकली इनके बीच में कभी नॉर्मल लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूटन लॉ छोड़ो ना। देखिए प्रैक्टिकल में, अब फ्रिक्शन, आप कहोगे फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल से बात करो, अगर दो बॉडीज आपस के कांटेक्ट में रखी गई हैं और हम लोग किसी को भी पुश ना करें, हम लोग दूर बैठ करके सब देखते रहें, तो आप जितनी देर देखोगे ये भी रेस्ट पर, ये भी रेस्ट पर। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी चल ही नहीं रही है, ये बॉक्स पिछले 10 सेकंड से जहां पर है वही है, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर ये नहीं चल पा रहा तो इस पर कितना फोर्स है? 0। 0। तो अब आप इस डायग्राम पे आओ, तो अगर आप इस 20 न्यूटन के फोर्स को नहीं लगाते हो और ये कह रहे हो कि इस पर 0 फोर्स आना चाहिए, तो इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर नॉर्मल 0 नहीं है तो हम न्यूटन लॉ से कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे। यस। हाँ जी। देखो एक बड़ा सीधा सा आंसर मैं आपको दूंगा, हम लोग की कंफ्यूजन क्यों होती है। बात मानो यार, न्यूटन लॉ इतना छोटा लॉ नहीं है, उसको सिर्फ आप ये देखो कि क्या वो बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। अगर वो रेस्ट पे है तो आप एक काम कर दो, उनके फोर्सेस को बैलेंस कर दो। हाँ हाँ नेहल, ए और बी सिस्टम हो गए। और अगर वो रेस्ट पे नहीं है, एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो फिर फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगी, और तब हम F इक्वल टू एम ए लगाते हैं। इस पूरे चैप्टर में दो ही काम करने हैं तुम्हें, या तो फोर्सेस को बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करने की कंडीशंस क्या है, कब फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग? इसका आंसर न्यूटन लॉ में है कि हम फोर्सेस को तब बैलेंस कर सकते हैं जब या तो बॉडी रेस्ट की स्टेट पे हो या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और फोर्सेस कब आप बैलेंस नहीं कर सकते? ऑब्वियसली जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो। हाँ जी विष्णु बताओ। सर यानी इसमें केवल अभी डाउनवर्ड में नॉर्मल लग रहा है, और सर वो चीज ग्रेविटेशन से मतलब 0 हो जा रहा है। एक्चुअली इसमें दो दो नॉर्मल्स आएंगे, जरा वही एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। दो नॉर्मल्स आएंगे। वो एक नॉर्मल मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसकी नीड नहीं है। एक नॉर्मल नीचे वाले फ्लोर से भी लगेगा, लेकिन जो हाँ नॉर्मल फ्लोर से लगेगा उसको मान लो अगर मैं एंडेस कर दूं, हाँ तो वो बैलेंस हो जाएगा ग्रेविटी की फोर्स के साथ। हाँ सर, हाँ सर यही चीज है। तो ग्रेविटी की फोर्स 60 है, तो हाँ, फ्लोर वाला नॉर्मल और भी ग्रेविटी की 60 फोर्स, लगा रहा होगा। हाँ वो बैलेंस हो जाएंगे, एंडेस और 60 बैलेंस है। ठीक सर, हाँ इससे सर टोटल मतलब नेट फोर्सेस पता चल गई सर। हाँ, बट हमने इसको बिगिनिंग में इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन तो हो नहीं रही है, तो हाँ हम लोग जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस डायरेक्शन की इक्वेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि टाइम खराब हो जाता है उसमें, कुछ नहीं। हाँ सर, ठीक सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अब देखो थोड़ा सा वेट करो आप लोग, एक दो एग्जांपल्स और आएंगे अभी। हाँ विनायक बताओ भाई। सर कंबाइंड मास सिस्टम के कॉन्सेप्ट से हो सकता है इसका एक्सेलरेशन निकल सकता है? भाई देखो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करें। कंबाइंड मास मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब सर एक मास मान लें इस बॉडी को। हाँ आ जाएगा, लेकिन उसमें एक परफेक्शन चाहिए कि आप कब यहाँ मान सकते हो, क्योंकि इनको एक यूनिट मान लो ना, जब साथ साथ चल रहे हैं तो वो यूनिट हो गया 10 किलोग्राम हो गया टोटल। जी और सर। ऊपर वाला, ये ऊपर वाली प्रॉब्लम बन गई कि एक टोटल 10 किलोग्राम का मास हो गया, 20 न्यूटन की फोर्स हो गई, और अब आप मान सकते हो, कर सकते हो तो उसको। उसमें सर बस नॉर्मल, अगर नॉर्मल फोर्स निकालना है तो उसके लिए लगेगा बस ये, तो फिर अलग यही अलग बात करना बोल रहे हैं कि हम लोग क्यों ना इसको फॉलो करें। जी सर। सजेशन मेरा, इसमें ऐसा भी बहुत लंबा मेथड तो है नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। राइट सर।
अगर सर केवल एक्सेलरेशन निकालना है तो तभी कंबाइंड मास कर सकते मेरी एडवाइस आपके साथ ये होगी कि आप कंबाइंड मास ना फॉलो करें, मेरी एडवाइस है। तो मेरी ओके सर। एडवाइस इसलिए है बच्चा क्योंकि 90% क्वेश्चंस में वो मेथड काम कर जाएगा। और खुदा ना खास्ता यार कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आया जहां पर गलत हो गया और वही वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, जी सर। तो सजेशन मेरा ये है कि आप इनको अलग अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, 20 सेकंड सर। ज्यादा लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। राइट सर, अच्छा अब थैंक आप यू सर। देखिए, ठीक है, अब आप देखो बच्चा कि भदौरिया जी रुको बता रहे हैं 6 किलोग्राम 4 किलोग्राम। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे साइड से दूसरी बॉडी को पुश करते हैं, इधर से पुश करो 20 न्यूटन इधर लगाओ। क्या ये सिचुएशन सेम है? मतलब इस प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में हम लोग बॉक्स को पुश करें या फिर इस लॉक को पुश करें, क्या रिजल्ट सेम आएगा आपका? आप दोनों में से किसको किसको धक्का दे रहे हो? क्या एक ही आंसर आएगा या अलग अलग आंसर्स आएंगे? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो क्या सिचुएशन अलग आएगी? प्रैक्टिकल करके देख लिया करो भाई, आप लोग प्रैक्टिकल कर देखो, कंफ्यूजन आप प्रैक्टिकल करो। हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास भी है, ताले घर में आपके पास भी है, आप और हाथ भी भगवान ने दे रखा है। तो मैं इसको धक्का दूंगा और इधर से उतनी ही धक्का दूं, एक फर्क आएगा, मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। हाँ जी सिमर, सिर्फ इतना फर्क आएगा कि इनके मोशन की डायरेक्शंस बदल जाएंगी। अब ये किधर जाएगा? पहले वो राइट साइड जा रहे थे, अब किधर जाओगे? तो अब लेफ्ट साइड जाओगे। अच्छा अब क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल लगाएंगे, तो उसको आप एन और एन दिखाओ। इसमें मैं फ्लोर वाला नॉर्मल कंसीडर नहीं कर रहा, भदौरिया सुनो, क्योंकि जब मुझे ये पता है कि हॉरिजेंटल मोशन हो रही है तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसीडर करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। भदौरिया सुनो, आपने कहा ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो मर्जी आपकी है, बनाना चाहो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। लेकिन अब हम थोड़ी अपनी स्पीड बिल्डिंग पर आ रहे हैं यार, क्वेश्चन करने की स्पीड चाहिए मेरे को। तो मैं कह रहा हूं कि जब मोशन हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ क्यों देखा जाए? उससे कोई फायदा होगा नहीं, आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ हॉरिजेंटल, अगर वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल फोर्स देखो, हॉरिजेंटल मोशन है तो हॉरिजेंटल फोर्स देखो, बस। अब इक्वेशंस क्या बनाओगे? क्या इक्वेशंस बनाओगे यहाँ पर? ये सब इधर ए एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो क्या इक्वेशन बनाएंगे? देखो, हाँ जी अक्षांश, बॉडी बी के लिए इक्वेशन बताओ। बॉडी बी के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? बॉडी बी को 20 न्यूटन से तो हम लोग पुश कर रहे हैं और उसमें एक अपोजिट पुश नॉर्मल का आ रहा है इक्वल टू उसका 4 इंटू ए, और बॉडी ए के लिए सिर्फ एक फोर्स एन। इसमें ये गलती ना करना यार, ये कई लोग गलती करते हैं। कई लोग ये करते हैं कि इस 20 न्यूटन की फोर्स को वो ए पर ऐड कर देते हैं। मेरी बात समझो, आप बी को पुश कर रहे हो, ए को नहीं कर रहे हो। ए वाले की इक्वेशन में सिर्फ एन आएगा इक्वल टू 6 इंटू ए, बस। अब सॉल्व करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, अब इनकी सॉल्विंग है। तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू अलग आएगी। सो दो बॉडीज में कितना नॉर्मल लगेगा ये डिपेंड करता है कि उनमें से आप किसको पुश कर रहे हो। एक्सेलरेशन तो सेम आएगा और वो भी मैग्नीट्यूड में सेम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी ज्ञान देखो, अब एक और एग्जांपल फटाफट देखो, स्लोली, मतलब कैसे कैसे कंसेप्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं मेरे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो ब्लॉक है उसको ट्रायंगल फॉर्म में लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से। मेरा जो ब्लॉक है वो ट्रायंगल फॉर्म में, उसको वेज कहते हैं। अगर ब्लॉक को आप ट्रायंगल फॉर्म में लेते हो तो वो कहते हैं वेज। लेकिन कंडीशन यही है बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यहां पर भी वही होगा, बट एक वेज के फॉर्म में है और एक नॉर्मल ब्लॉक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मास कुछ मान लेते हैं ना कि 10 किलोग्राम है मान लो, और ये वाला मास लेट्स से कि
कुछ 4 किलोग्राम है। सब नेहल इसमें हम स्मूथ का ही केस ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो मैं ये सब कुछ स्मूथ वाले एग्जांपल लूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा अभी स्मूथ वाले करेंगे, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन मैं टच ही नहीं कर रहा, वो जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो करेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी स्मूथ है, मतलब वेज भी स्मूथ है। इसमें आप क्या कर रहे हो, वेज को पुश कर रहे हो मान लो, और वेज को हम लोग पुश कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ लेट्स से 50 न्यूटन। वेव नहीं लगेगा, रुको, यही तो गड़बड़ है ना यार, यही तो कंसेप्ट की प्रॉब्लम है कि हम लोग न्यूटन लॉ को फंडामेंटली समझ ही नहीं पा रहे हैं, और क्वेश्चन को इधर उधर के मेथड से करने की कोशिश में सब हम लोग खराब कर दे रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, अब अनंत लगा सकते हो, सुनो। अरे आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो भाई, सिंपल रखो, प्रॉब्लम को सिंपल रखो। सुनिए तो, फोर्सेस, मैं यहां पर सारी फोर्स दिखाऊंगा, मैं यहां पर सारे फोर्सेस को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो देखो जरा, हम लोग पहले वेज की बात कर लेते हैं, ध्यान से करना। वेज के ऊपर कहां कहां से कौन कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लगेंगी ये देखा जाए। तो सबसे पहले उस वेज पर ग्रेविटी की फोर्स 100, उसके बाद जिस फ्लोर पे रखा है उसका नॉर्मल बाय एफ फ्लोर एन एफ। प्रणव एक्सेलरेशन निकालना है इसमें। क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो क्वेश्चन है फाइंड पार्ट 1 एक्सेलरेशन और पार्ट 2 इन दोनों ब्लॉक के बीच नॉर्मल एंड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और सुनिएगा इसमें, सुनो तुम लोग थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हो, इसमें हो क्या रहा है कि जो 4 किलोग्राम है वो उस वेज के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा। तो मैं ना एक ऑब्जेक्ट लेकर के आया हूं, मैं ऐसे एक वुडन बॉक्स लेके आया हूं, देखना। तो मैं इसको एंगल पे रख रहा हूं, इनक्लाइंड कर दिया मैंने इसको इनक्लाइंड कर दिया और अपना लॉक इसके ऊपर रख दिया। सुनो ध्यान से सुनो, अब मैं जो ये वुडन वाला वेज है, मैं उस वेज को मूव कर रहा हूं, मैं वेज को धक्का दे रहा हूं, तो वो वेज आगे बढ़ेगा, लेकिन ये लॉक जो उसके ऊपर रखा है ये स्लाइड नहीं कर रहा। आप इधर के साइड से देखो, ऐसे देखो, ये एक इंक्लाइंड फेस हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसे स्लाइड कर जाएगा, मैं थोड़ा सा एंगल कम कर दे रहा हूं, अब ये स्लाइड नहीं करेगा। हम इस वेज को पुश कर रहे हैं और वेज आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो मास है वो स्लाइड नहीं कर रहा, उस पर फिसल नहीं रहा, उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन है, मतलब ये दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, 4 किलोग्राम डज नॉट स्लाइड, ये दे रखा है तुमको, फिसलेगा नहीं उसके ऊपर, ये उसके ऊपर फिसलेगा नहीं, ये दे रखा है। अब एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, सुनो। तो 10 किलोग्राम पर ग्रेविटी की फोर्स, 10 किलोग्राम पर नॉर्मल की फोर्स, किसका नॉर्मल, इस फ्लोर का, और 50 न्यूटन का ये फॉरवर्ड पुश कर रहे हो आप, 50 न्यूटन इस तरफ लगा रहे हो। और कोई फोर्स है कि सब कंप्लीट हो गए, क्या कोई रह गया, क्या कोई फोर्स रह गई, या आपके हिसाब से सब कंप्लीट हो गए, बताओ कुछ रह गया क्या, क्या कोई फोर्स मेरे से छूट गया है? हाँ एक फोर्स रह गया है, शाबाश, यही सुनना चाह रहा था आपसे, ये जानना चाह रहा था कि आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो। एक ये 4 किलोग्राम की नॉर्मल रह गई है, 4 किलोग्राम की नॉर्मल, तो वो इस इनक्लाइंड फेस के 90 डिग्री पे लगेगा, इनक्लाइंड फेस के 90 डिग्री पर, उसको एन से डिनोट कर दे रहे हैं। अच्छा इस एंगल को भी कुछ मान लेते हैं यार, 30 डिग्री मान लेते हैं, चलो। ये फोर्सेस कंप्लीट हो गई। भदौरिया जी देखो, ये इसी को फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हो, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम भी कर सकते हो। आस्था अभी कुछ किया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने फोर्सेस दिखाई हैं। भदौरिया सुन रहे हो, यही चीज फ्री बॉडी डायग्राम कहलाती है। सारी फोर्सेस तुमने दिखा दी, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, यही चीज फ्री बॉडी डायग्राम है। अब
दूसरी बॉडी पर आते हैं 4 किलोग्राम पर। विष्णु जी मैसेज टाइप करूं, 4 किलोग्राम की बॉडी, उस पर आइए। इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे 4 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर? आयुष मैसेज लिखो, बाद में फिर कह दो गलती से हो गया। 4 किलोग्राम की जो बॉडी है, इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे? तो ग्रेविटी की फोर्स तो दुनिया में सबके पास है, तो 4 किलोग्राम की बॉडी के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी इसको रिजॉल्व नहीं किया मैंने, ग्रेविटी को रिजॉल्व नहीं किया है विनायक, अभी रिजॉल्व नहीं करना है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हो कि फोर्सेस क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या है वो बाद में देखेंगे, किसका क्या कंपोनेंट आएगा वो बाद में देखना, वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। और एक नॉर्मल फोर्स आएगा इस तरफ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनो, नॉर्मल आएगा। हाँ आयुष 1 मिनट बस। तो अभी पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप। मेरी बात सुन लो वरना फिर आप क्वेश्चन के बीच में फंस जाओगे, फिर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे। स्टेप नंबर 1, सारी फोर्सेस को बिना रिजॉल्व किए यानी कि विदाउट कंपोनेंट्स, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स है एज इट इज वहां पर दिखा दीजिए आप। पहला काम ये हो गया, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप, क्या ये मासेस रेस्ट पे हैं या फिर ये एक्सेलरेट हो रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप सुनो। तो पहले स्टेप पर तुमने सारी फोर्सेस एनालाइज कर दी, अब दूसरे स्टेप पर आओ। क्या ये फोर्सेस, क्या ये मासेस रेस्ट पे हैं या एक्सेलरेट हो रहे हैं? तो आंसर आया कि यार ये तो एक्सेलरेट हो रहे हैं। इस तरीके से न्यूटन लॉ के अंदर आपको पढ़ना होता है। अच्छा, जब ये एक्सेलरेट हो रहे हैं तो किस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है? इनका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, किस तरफ ये एक्सेलरेट हो रहे हैं? तो ये वेज राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है। और ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट हो रहा है? ब्लॉक किधर एक्सेलरेट हो रहा है? बहुत केयरफुली बताना मुझे, ब्लॉक किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है? 4 किलोग्राम की एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? मैं फिर दिखा रहा हूं तुम्हें। इस लॉक को इसके ऊपर रखो और अगर इस वुडन वेज को आप पुश करते हो और ये फॉरवर्ड, नेहल ध्यान से बच्चा, नेहल ध्यान से, क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा? अगर नीचे जो वुडन प्लेटफॉर्म है अगर उसको आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो क्या इसके साथ साथ ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है? क्या ये कहोगे कि इसकी जीरो एक्सेलरेशन है? क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे भाई कि क्या 4 किलोग्राम की जीरो एक्सेलरेशन है, या फिर ये भी इस 10 किलोग्राम के साथ साथ आगे जा रहा है? आगे जा रहा है, नेहल बताओ भाई। ये भी एक्सेलरेट हो रहा है और इसका भी एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन भी राइट है। हाँ, साथ साथ चल रहे हैं ना यार, साथ नहीं। ये एनालिसिस, ये नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है। देखो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हीं जगहों पर आपसे मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स को यहीं पर मिस्टेक होने लगती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब कुछ ग्राउंड से वॉच कर रहा हूं। मैं ग्राउंड पे खड़ा हो गया और मैं इस पूरे इवेंट को वॉच कर रहा हूं। तो मुझे क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 10 किलोग्राम फॉरवर्ड जा रहा है और 4 किलोग्राम, ठीक है, वो वेज के ऊपर नहीं फिसल रहा लेकिन वेज के साथ आगे तो जा रहे हैं। भाई ये तो वो बात हो गई कि हम कार के अंदर बैठे हैं तो हम कहते यार हम तो बैठे हैं, हम तो चल नहीं रहे। अरे आप कार के अंदर नहीं चल रहे हो, कार के साथ तो चल ही रहे हो आप कार के इनसाइड हो, तो कार के अंदर आप कुछ मत करो, बैठे रहो। कार चलेगी आप भी चले जाओगे। हाँ बताइए जी, बताओ। सर तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 4 kg मास या जो मास इंक्लाइन प्लेन पे वो मूव कर रहा है कि नहीं? मैंने क्या लिखा है, गिवन नहीं है, 4 kg डज नॉट स्लाइड।
ओके सर। ये दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। और प्रॉब्लम तो यहीं पर होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते आप। हाँ जी तेजस्वी बिल्कुल सही कर रहे हो, रेफरेंस फ्रेम का लॉजिक है। तो हम लोग फ्रेम ग्राउंड रखते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम ग्राउंड से देखेंगे। अब अगले स्टेप पर आओ, 2 स्टेप पूरे हो गए, तीसरे स्टेप पर आओ। ये बताओ F इक्वल टू एम ए लगाना है मेरे को। देखिएगा कितना आसान है वो, कॉम्प्लिकेट ना करना तो आसान लगेगा आपको। तो आप राइट साइड पर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो। राइट साइड पर मास 10 किलोग्राम और एक्सेलरेशन a, ये हो गया राइट हैंड साइड ma। लेफ्ट साइड पर क्या लिखना है सुनो, F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो देखो। राइट साइड मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब आप ये चेक करो कि कौन कौन से फोर्सेस एक्सेलरेशन a के पैरेलल हैं, कौन कौन से पैरेलल फोर्स हैं। मतलब ये जो a है, इन चारों में कौन सा फोर्स इस A के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में। तो 50। क्या कोई ऐसा फोर्स भी है जिसका कंपोनेंट इसके अपोजिट आएगा? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आसान तरीके से, राइट साइड लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन, और लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल वाली फोर्स देखी जाती है। पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर मत देखना वहां पर। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाली फोर्स इस इक्वेशन में यूज नहीं की जाएगी। इस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 100 है और ये NF है, तो ये दोनों इक्वेशन में नहीं आएंगे। सुन लो ध्यान से, F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन जब भी लगाओगे, F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड में F में क्या क्या काउंट करते हैं? परपेंडिकुलर फोर्सेस को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको ना देखना है, पैरेलल वाला फोर्स देखो। और अगर किसी फोर्स का कंपोनेंट है तो वो देखना पड़ेगा। तो क्या n को रिजॉल्व करने पर एक्सेलरेशन के अपोजिट कोई कंपोनेंट आएगा? तो आंसर है कि हाँ आएगा, n का कंपोनेंट आएगा। अब n का कंपोनेंट कितना होगा ये एक क्वेश्चन है, n का कौन सा कंपोनेंट पीछे की तरफ होगा। तो ये अब आपको कंपोनेंट वाले मेथड्स पे जाना पड़ेगा। यहां पर 30 डिग्री एंगल है, यहां पर 30 डिग्री एंगल है। अब आप कंपोनेंट्स के मेथड पे जाओ, मैं लेकिन अब इसमें वेक्टर वाला कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है जी, अब आपका वेक्टर वाला कंसेप्ट है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको एंगल 30 मिलेगा, ये एंगल 30 होगा, लेकिन मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इधर n cos 30 होगा, डाउनवर्ड साइड n cos 30 होगी, डाउनवर्ड साइड n cos 30 होगी, और लेफ्ट साइड n sin 30 होगा। ये सब कैसे हो रहा है ये आप देखना है, एंगल कैलकुलेशन आपको करना है। मैं आपको सिर्फ इतना कह दे रहा हूं कि n को रिजॉल्व करने पर लेफ्ट साइड पर n sin थीटा है और डाउनवर्ड साइड पर n cos थीटा है। तो यहां पर कौन सी चीज आएगी? राशि रुक जाओ बच्चे बता रहे, यहां पर किसको लिखें, किसको लिखें, कौन से कंपोनेंट को यूज करें, साइन थीटा वाले कंपोनेंट को या कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को? साइन थीटा वाले को। तो n साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो वो n/2 हो जाएगा, और माइनस कर दो, बस ये हो गई इक्वेशन। ध्यान से सुन लो यार, थोड़ा टाइम लग रहा है बट एक बार केयरफुली सुनो। क्या करना होता है, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, स्टेप पर अपने स्टेप को ध्यान रखना। आप राइट साइड लिख लो m इंटू ए, और लेफ्ट साइड इस a के परपेंडिकुलर फोर्सेस को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, उनको देख रहा ही नहीं है, परपेंडिकुलर वालों को बिल्कुल भूल जाओ, पैरेलल वालों को देखो, और जिनके कंपोनेंट्स आते हैं उनको देख लो, बस इक्वेशन रेडी हो गई। अब आइए जरा इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, इस बॉडी के लिए फॉर 4 किलोग्राम। सुनो अब ध्यान से सुनना है ना,
राइट साइड पर लिखा 4 इंटू ए। अब बताओ इन दो में से लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? मैंने अभी आपसे कहा कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है उसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स को तो आप डिस्कार्ड कर दो, परपेंडिकुलर फोर्स को डिस्कार्ड करिए, उसको देखना नहीं है। तो इस ए के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है? इसमें से इन दोनों में से कौन सा फोर्स ऐसा है जो ए के परपेंडिकुलर है? इस ए वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन है? 40। तो इसको तो देखेंगे ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहा मुझे, इसको भूल जाओ। अब एन का कंपोनेंट ए की तरफ आएगा, एन का कंपोनेंट ए की तरफ। तो एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन यही है और अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ये सब का एक आंसर है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि ग्रेविटी को रिजॉल्व करे कि एन को रिजॉल्व करें। ये उन्हीं सब का आंसर दे रहा हूं। किसको रिजॉल्व करना है, किसको रिजॉल्व नहीं करना है, ये उन सब का आंसर है। तो एन को जब रिजॉल्व किया तो एन का फॉरवर्ड साइड हो गया एन साइन थीटा और अपवर्ड साइड हो गया एन कॉस थीटा। तो आप क्या कहोगे? इधर क्या आएगा? एन साइन थीटा यानी कि n/2। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ। अच्छा कैलकुलेशन पार्ट इंप्रूव करो, मेरे को बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन ये आंसर जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा, जिस भी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई, तो न्यूटन लॉ उसके लिए बहुत आसान चैप्टर है, और नहीं तो फिर आपको हमेशा डर लगेगा। तीन स्टेप्स ध्यान से समझो, 3 स्टेप्स ध्यान से। अच्छा एक बार आप लोग के आंसर पहले नोट कर ले क्या आ रहा है। नॉर्मल की वैल्यू कुछ लोग 200/7 कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके थ्रू नॉर्मल की जो वैल्यू आ रही है वो 200/7 आ रही है। मेरे ख्याल से वो सही बोल रहे हैं, नॉर्मल की वैल्यू 200/7 आ रही है न्यूटन में, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 25/7, एक्सेलरेशन की वैल्यू 50/14, हाँ 25/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि एक्सेलरेशन को हम ऑब्जेक्टिवली कर सकते थे, हाँ प्रणव होगा, एक्सेलरेशन को आप ऑब्जेक्टिवली कर सकते थे। कैसे? टोटल फोर्स है 50 न्यूटन की और टोटल मास है 14 किलोग्राम का। 50 न्यूटन 14 किलोग्राम टोटल, तो 50 डिवाइडेड बाय टोटल करके देखो एज ए सिस्टम मान करके कितना आंसर आ जाएगा। अभी जो विनायक ने कहा था कि सर हम दोनों ब्लॉक को मिला करके एक यूनिट की तरीके से क्यों नहीं देख रहे, तो मैं वो इसलिए कंसेप्ट नहीं बता रहा था कि उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और राइट टाइम आने दो, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, राइट टाइम तो आने दो। मैंने एक बार स्टेप को रिपीट कर दे रहा हूँ अपना। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि मैं ग्रेविटी वाली फोर्स को रिजॉल्व करूं या नॉर्मल वाले को रिजॉल्व करूं, ये कंफ्यूजन बहुत होती है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। हाँ जी प्रणव। सर n cos थीटा 40 रखने से सर n की वैल्यू 80/√3 आ रही है। हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे तो n की वैल्यू 200/7 आ रही है। कहाँ पर? सर आपने जो आंसर लिखा है सर, जानते हो उसमें क्या है, मैंने ये डेटा को रैंडम चूज किया है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा एक्चुअली। ये डेटा को मैंने रैंडम चूज किया है, ऐसा कभी होगा नहीं, जानते हो, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेता कभी। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देने में प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा इनकंसिस्टेंट आ जाता है। मतलब ये हो सकता है
कि मैंने जो डेटा चूज किया है उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि 50 न्यूटन की फोर्स पर ये स्लाइड कर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। देखो रुको, मैं तुमको ना एक पर 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट। एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ये प्रॉब्लम आएगी मेरे को, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग रैंडमली चूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो एक काम करो जल्दी से, बहुत फास्ट तरीके से आप एक काम करके मुझे ये बताओ। विनायक जी रुको भाई, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रिमूव कर दे रहा हूँ और उसके बाद मुझे बताना क्या आंसर आएगा। मैं इसको ना, इसको M1 कर दे रहा हूँ, इसको M2 कर दे रहा हूँ और इसको कैपिटल F कर दे रहा हूँ। अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, ध्यान से सुनना। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दे रहा हूँ, सब कुछ वही है, सेम क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, बस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वहां पर, सिंबल्स हैं। तो क्या करना चाहिए, देखो अब आप M1 के लिए क्या करोगे। अब देखो प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ लोगों को ये चीज याद हो जाती है और जिनको नहीं याद हो रही है फिर वो थोड़ा सा और भाई आप मतलब एक बार और प्रैक्टिस कर दो। तो जल्दी से देखो, वेज के ऊपर हम पहले फोर्स दिखा देते हैं, प्रणव एक सेकंड, वेज के ऊपर तो सारा काम वही होगा फिर से, बस नंबर नहीं होंगे, नंबर की जगह सिंबल है। फोर्स नॉर्मल फ्लोर की वजह से, नॉर्मल इस ब्लॉक की वजह से, और ग्रेविटी, सब कुछ वैसे ही चलेगा। और इस ब्लॉक के ऊपर, M2 वाले ब्लॉक के ऊपर जब जाएंगे उस पर भी सब कुछ वैसे ही होगा, उस पर एक नॉर्मल इधर और उस पर ग्रेविटी M2G। अनिरुद्ध एक मिनट बच्चे, और उसके बाद हमको ये मालूम है कि इसकी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, इसकी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है। तो मैं जल्दी से इक्वेशन लेके दिखा देता हूँ। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो राइट साइड M1A, लेफ्ट साइड इस A के पैरेलल में F है और इस A के अपोजिट साइड पर N का कंपोनेंट आएगा। तो N के कंपोनेंट करें, N के कंपोनेंट में N साइन थीटा और N कॉस थीटा आएगा। तो यहां पर N साइन थीटा लिखोगे, इक्वेशन 1। इधर M2 वाले साइड पर जब जाओगे तो राइट साइड M2A इक्वल टू, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा, गारंटीड बता रहा हूं आपको रहेगा कि हम लोग रिजॉल्व किसको करेंगे, क्या इसके कंपोनेंट करें कि इसके कंपोनेंट करें, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। इसी का मैं तुमको सोल्यूशन बता रहा हूं। इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज है तो उसको कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। M2G की डायरेक्शन इस A के परपेंडिकुलर है तो इसको नहीं करेंगे रिजॉल्व। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना है, रिजॉल्व किसको करना है, N को करना है। यहां पर N के कंपोनेंट होंगे, N साइन थीटा, N कॉस थीटा। तो आप यहां पर N साइन थीटा को एंटर कराओ, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, दैट्स ऑल। अब क्या होगा, जैसे इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या होगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो एक आंसर तो ये आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F/m1 + m2, ये एक्सेलरेशन आएगा। इन दोनों को सॉल्व करके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद नॉर्मल की वैल्यू आएगी m2 F डिवाइडेड बाय m1 + m2 साइन थीटा। और प्रणव का डाउट ये है और बाकी लोगों का भी डाउट है कि N cos थीटा और M2G का क्या हुआ, इन दो फोर्सेस का क्या हुआ, ये कहां चले गए। N साइन थीटा तो हमारी इक्वेशन में यूज हो गया, ये दोनों का क्या होगा, N cos थीटा और M2G का क्या होगा। तो क्या बैलेंस होंगे, हाँ दीदी, N cos थीटा और M2G बैलेंस करने पड़ेंगे आपको, कैंसिल हो गए, बैलेंस करो। तो उनको बैलेंस करने से क्या होगा, N cos थीटा और M2G को बैलेंस करने से N cos थीटा इक्वल टू M2G, इसको बैलेंस करोगे तो इससे भी N की वैल्यू मिलेगी, इससे N की वैल्यू क्या मिलेगी, M2G डिवाइडेड बाय cos थीटा। और एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना ये चाहिए कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, अलग नहीं हो सकते, दे मस्ट बी सेम। हमारे पिछले एग्जाम्पल में सेम नहीं आ रहे क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को रैंडमली चूज किया था,
बिना किसी वेरिफिकेशन के रैंडमली चूज कर लिया था मैंने, तो इसलिए आंसर सेम नहीं आ रहा। बट इसीलिए फिजिक्स में प्रॉब्लम को फ्रेम करना एक टफ काम है। प्रॉब्लम इतनी आसानी से फ्रेम नहीं होती। देखो, ये दोनों सेम आंसर आने चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए तो फिर M2F, भैया शिवांश पांडे जी, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर नहीं होता है। यही सब तो मिसकंसेप्शन लेके बैठे हो आप लोग, और उसी को सही करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है कि नॉर्मल mg cos थीटा होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। कहाँ लिखा है कि नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा होती है? यही चीज कंसेप्ट बिगाड़ने में हेल्प कर रही है। अपने हिसाब से हम लोग अपने रूल्स बना रहे हैं, और तुम्हारी दिक्कत नहीं, ये मैक्सिमम लोगों की दिक्कत है। यानी इसका मतलब कैपिटल F, अब तो डीसी पांडे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ डीसी पांडे बुक मेरे को नहीं पसंद है। इसीलिए ये इतना आएगा, जानते हो, F की वैल्यू, यानी एक्चुअल में F की वैल्यू M1 प्लस M2G tan थीटा होनी चाहिए थी। ये सब देखिए, न्यूटन लॉ पे चिपक जाओ ना यार, क्यों उसके अलावा कंसेप्ट लगा रहे हो? उसके अलावा दुनिया भर की कोई भी चीज याद करके बैठोगे, दिमाग खराब कर लोगे। हाँ प्रणव जी, बिल्कुल F एग्जैक्टली इतना होना चाहिए। F एग्जैक्ट इतना होगा तब M2 स्लाइड नहीं करेगा। बताओ बदौरिया जल्दी। सर तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो भी इक्वेट करेंगे सर, जो वो ग्रेविटी नहीं, का फोर्स लग रही है नॉर्मल की? हाँ हाँ करेंगे भाई, ये हमसे गलती हुई है। हमने डेटा को गलत तरीके से चूज किया है, इसलिए नहीं आंसर आपको दिख रहा। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको बैलेंस करके जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी और इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके जो नॉर्मल आएगा, वो मिसमैच नहीं करेंगे। कभी कभी भी मिसमैच नहीं करेंगे। जब किसी आप ऑथेंटिक अच्छी किताब से न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, कभी मिसमैच नहीं करेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसीलिए अच्छा चलो हम अब इसको करते हैं। नहीं आयुष, बस तो नहीं कर पाएंगे। देखो मैं अभी फिलहाल ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, लेकिन इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और लगाएंगे। तो अभी आप 10 मिनट का ब्रेक लें, 8-10 पर वापस आ जाइएगा।